नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाता है। तो आज हम इसका 8वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, योजनागत वृक्षारोपण में सफ़ेदा के पौधों की वरीयता क्यों दी जाती है? योजनागत वृक्षारोपण में सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस के पौधों को वरीयता क्यों दी जाती है? ऑप्शन दिए गए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इससे ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है, कागज़ उद्योग के लिए इसकी लकड़ी को आसानी से लुगदी में बदला जा सकता है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, जो फैक्ट्स ठीक हैं उन्हें देखेंगे। ये तेज़ी से बढ़ते हैं और कागज़ उद्योग में इनकी लकड़ी को आसानी से लुगदी में बदला जा सकता है। इससे ज़मीन की उर्वरता नहीं बढ़ती, इससे ज़मीन की उर्वरता जो है वो नहीं बढ़ती। तो सही ऑप्शन जो हो जाएंगे, आंसर होगा बी। 1 और 3 दोनों सही है। निम्न कथनों को पढ़ें और आंसर करें। थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन जरूरी है ताकि ग्रंथि एड्रेनलिन का उत्पादन कर सके। 52 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ये ठीक नहीं है। आयोडीन जरूरी है ताकि ग्रंथि एड्रेनलिन का उत्पादन कर सके ना। आयोडीन की कमी से मानव को घेंगा रोग हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और अग्नाशय आयोडीन का उत्पादन करती है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, गलत। तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? केवल 2। निम्न कथनों को पढ़ें। निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति दूर की चीज़ों को देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। जरा दूरदर्शिता से ग्रस्त व्यक्ति बिना लेंस के निकटवर्ती वस्तुओं को देख सकता है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। 53 क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। आप देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति दूर की चीज़ें को देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं। देखिए, हमने जिस तरीके से इसे पढ़ा हुआ है क्लास में, तो निकट दृष्टि यानी निकट की दृष्टि तो ठीक है, लेकिन दोष कौन सी में है? जो दी नहीं गई। तो दोष किस में होगा? दूर की दृष्टि में, और यहाँ उल्टा ही दिया गया है। तो इस प्रकार से ये फैक्ट गलत हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाती। दूर दृष्टि दोष यानी दूर की दृष्टि तो है, और दोष किस में है? जो नहीं दिया गया। जो दिया गया है इसमें दोष नहीं होता, जो नहीं दिया गया उसमें दोष होता है। आप ऐसे मान सकते हैं। तो दूर दृष्टि तो है लेकिन दोष किस में है? निकट में। और यहाँ दिया गया है दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं के साफ साफ नहीं देख सकता, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ देख पा रहा है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ देख पा रहा है। हमने जो अंडरलाइन की हुई है वो किस तरीके से की हुई है? अब तो गोले कर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में निकट की, मतलब जो लिखा हुआ है वो ठीक है, जो नहीं लिखा दोष लिखा है और इसके साथ में जो ऑब्सेंट है वहाँ की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। तो दूर दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, नहीं, गलत। जरा दूरदर्शिता से ग्रस्त व्यक्ति बिना लेंस के निकटवर्ती वस्तुओं को देख सकता है, ये भी क्या होता है? ये भी फैक्ट गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम, तीनों ही फैक्ट गलत हो जाते हैं हमारे। यहाँ पूछा गया है निम्न कथनों को पढ़ें। तो 1, 2 और 3 तीनों फैक्ट गलत हैं। 1, 2 और 3 तीनों फैक्ट जो हैं गलत हैं। निम्न में से कौन सा पौधा काटने के पश्चात पुनः नहीं बढ़ता? कौन सा पौधा जो है काटने के पश्चात पुनः नहीं बढ़ता? तो केले का तना। केला तना से बढ़ता है और केले का शीर्ष भाग उसका पत्ता होता है, इसलिए काटने के पश्चात केला नहीं बढ़ता। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है? तो कौन सा विटामिन है जो मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है? तो आंसर होगा बी। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है, इसकी अतिरिक्त मात्रा मूत्र के द्वारा शरीर से निकल जाती है। विटामिन ए, ई, डी वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ये मूत्र के द्वारा नहीं निकलते। हमने इस प्रकार से इसे याद किया हुआ है, विटामिन के, ई, डी, ए, यानी आप कह सकते हैं कीड़ा। तो विटामिन के, ई, डी, ए जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है, ये वसा में ही घुलते हैं
और इसके अलावा जो विटामिन है आप देखेंगे कौन कौन से बचे हमारे पास, बी बचा और सी बचा। तो बी और सी दोनों विटामिन कैसे हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा विटामिन मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है, तो विटामिन बी जो है मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि KEDA आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीड़ा जो होता है वह ऑयल में गिरकर मर जाता है, यानी वसा में गिरकर मर जाता है और जल में तैर सकता है। तो आप देख सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा और जल में घुलनशील विटामिन BC। निम्न में से कौन चीनी का स्रोत है, इनमें से कौन है जिससे चीनी बनाई जाती है या चीनी का स्रोत है। तरबूज, गन्ना, चुकंदर और खजूर। तो भारत में गन्ना से चीनी का उत्पादन होता है। क्यूबा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि कुछ जगहों पर चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन होता है। तो भारत में देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में गन्ना जो है चीनी का स्रोत है। किसी कीड़े के काट लेने पर खुजली क्यों होती है। कीड़े के काटने पर फॉर्मिक एसिड का स्राव होता है जिससे खुजली होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। कीड़े के काटने पर फॉर्मिक एसिड का स्राव होता है जिसके कारण खुजली हो जाती है। यदि पौधों में बिना पानी के अत्यधिक खाद डाला जाता है तो पौधा अविकसित रह जाएगा, पौधे में रूपांतरण होगा, पौधा जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलिसिस से मर जाएगा या पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 58 क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक उर्वरक के कारण पादप ऊतकों में एक्जिमोसिस रोग हो जाता है जिससे प्लाज्मोसिस हो जाता है यानी द्रव्य संकुचन हो जाता है। इससे पादप कोशिकाओं को नुकसान होता है और पौधे सूख जाते हैं। तो पौधों के सूखने के कारण पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। सही आंसर होगा सी। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो रियासतों को संग्रह का जो कार्य दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इन्हें सरदार की उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई और इन्हें ही भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल। सुबह के समय बगीचे के घास की नोकों तथा पत्तियों की नोकों के ऊपर पानी की बूंदों का कारण क्या होता है। सुबह के समय आपने देखा होगा बगीचे की घास की नोकों तथा पत्तियों की नोकों के ऊपर पानी की बूंदों का जो कारण होता है वो हो जाता है वातावरण। वातावरणीय नमी के संघनन के कारण सुबह के समय घास के नोकों पर पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। निम्न में से कौन जैव संगठन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है जो जैव संगठन नहीं है। तो आंसर होगा बी, चांदी की पन्नी। चांदी की पन्नी अजैव संगठ्य धातु से प्राप्त होता है, जबकि अन्य सभी चीज़ें जैव संगठ्य हैं। ऊनी चमड़ा, चमड़े का बैग, जूट की टोकरी सभी जैव संगठ्य हैं, जबकि चांदी की पन्नी जो है यह अजैव संगठ्य धातु या धातु से प्राप्त होती है। एक दूध वाला अपने दूध से बर्तन में केले का पत्ता रखता है। एक दूध वाला अपने दूध के बर्तन में केले का पत्ता रखता है क्योंकि यह दूध में ताजगी का स्वाद लाता है, दूध का अम्लीय बनाकर उसे खमीर होने से बचाता है, दूध को क्षारीय बनाकर उसे खमीर होने से बचाता है, दूध की सफ़ेदी को बढ़ाता है। तो अगर कोई दूध वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता रखता है तो इसका रीजन होगा सी, दूध को क्षारीय बनाकर उसे खमीर होने से बचाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाता है तो निम्न में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहां सबके पास मुद्रा तो हो लेकिन बाजार में खरीदने के लिए सामान कम हो। मुद्रा की अपेक्षा सामान जो होता है कम हो जाता है, इसे ही महंगाई भी कहा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष कर बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर कम कर देनी चाहिए, सरकारी खर्चे को बढ़ा देना चाहिए। सही जोड़े को चुनना है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। तो आंसर होगा ए, केवल एक। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। 64 क्वेश्चन। निफ्टी भारत के 50 कंपनियों पर आधारित है। निफ्टी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित व शासित होता है। निफ्टी म्यूचुअल फंड में व्यापार नहीं करती। देखिए यहाँ पूछा गया कौन सा कथन है जो सही है। तो निफ्टी भारत निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है, शेयर मार्केट से संबंधित क्वेश्चन है।
तो निफ्टी भारत के 50 कंपनियों पर आधारित है, बिल्कुल ठीक। निफ्टी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित या शासित होता है, नहीं। ये किसके द्वारा नियंत्रित और शासित होता है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सेबी के द्वारा। यह सेबी के द्वारा नियंत्रित और शासित होता है। चलिए देखेंगे, ये वाला ऑप्शन ठीक था। यह किसके द्वारा होता है, आरबीआई के द्वारा नहीं, सेबी के द्वारा, सेबी। तो दूसरा फैक्ट गलत हो जाएगा आपका। निफ्टी म्यूचुअल फंड में व्यापार नहीं करता, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निफ्टी जो है म्यूचुअल फंड में व्यापार नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। निफ्टी जो है स्टॉक मार्केट में ही व्यापार करता है, म्यूचुअल फंड्स में व्यापार नहीं करता। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा डी। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी सदी विकास लक्ष्य का हिस्सा नहीं है। 65वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सही आंसर हो जाएगा बी, जन्म दर तथा मृत्यु दर में कमी लाना। विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं यह किससे संबंधित है, 66 क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। विशेष आहरण अधिकार विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त कोष है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एसडीआर, इसे शॉर्ट में कहा जाता है एसडीआर, आप इसे एसडीआर के नाम से जानते होंगे, और ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रहा। तो करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। विशेष आहरण अधिकार तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विशेष आहरण अधिकार विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त कोष है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर पाती तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार पैदा नहीं कर पाती तो इससे बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। और ये किस प्रकार की बेरोजगारी हो जाती है, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी जब अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार पैदा नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति है। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नज़रअंदाज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट है जिसे राष्ट्रीय आय की गणना में नज़रअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। एक कंपनी की बिक्री, कर्मचारियों का वेतन, आईटी क्षेत्र का निर्यात है, ज़मीन की बिक्री। तो ज़मीन की बिक्री को इसमें से बाहर रखा जाता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियाँ, इसमें जीडीपी, जीएनपी तथा एनएनपी सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन की उपधारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो विश्व व्यापार संगठन की उपधारा नहीं है। तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने की दिशा में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा 69 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन विश्व व्यापार संगठन की उपधारा नहीं है, तो भुगतान असंतुलन से गुजर रहे देश को आर्थिक सहायता देना WTO की उपधारा नहीं है। किस समझौते से यूरोपीय संघ की शुरुआत हुई। किस समझौते के द्वारा यूरोपीय संघ की शुरुआत हुई। तो यूरोपीय संघ एक आर्थिक राजनीतिक संघ है, इसके 27 सदस्य देश हैं। 1993 में मॉस्ट्रिच समझौते के तहत 1993 में मॉस्ट्रिच समझौते के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है। वो गलती से नक जागरण लिख दिया गया है, ये क्या होगा, नवजागरण। तो भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय नवजागरण का जनक जो है, या आधुनिक भारत का जनक, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में 1942, उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान पर जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। पंचशील सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। पंचशील सिद्धांत के प्रणेता जवाहरलाल नेहरू थे।
गांधी जी की दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो गांधी जी ने उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगें रखी थी, जिन्हें पूरा न होने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा निकालते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो सही आंसर हो जाएगा 1930 में स्टार्ट किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र दरबारी कौन था? टोडरमल, बीरबल, तानसेन या मानसिंह? तो दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा 1582 में चलाया गया और इसमें सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश दिया जाता था या सभी धर्म के लोग इसे अपना सकते थे। तो अकबर का दरबारी बीरबल जो था दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक था या हिंदू व्यक्ति था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व जो है बलबन का नाम पूछा गया है। यह किसका दरबारी था? तो आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक। एक सेकेंड, ये गलत हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आंसर होना चाहिए, आंसर होगा नसीरुद्दीन का। दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बलबन जो था यह नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था और बलबन उसी वंश में बाद में शासक बना। बलबन जो था इस वंश का 9वां शासक था। तो ये जो नसीरुद्दीन था जो टोपी सीखकर अपना गुजारा चलाता था, नसीरुद्दीन महमूद के नाम से जाना जाता है। इसके साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी कराया था और ये उसके समय प्रधानमंत्री था। निम्न में से किन शासकों के सिक्के उसके संगीत प्रेमी दर्शाते हैं? ऐसा कौन सा शासक है जिसके सिक्कों से पता चलता है कि वह एक संगीत प्रेमी था? तो यहाँ पे आंसर होगा गुप्त शासक। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होना सर्वविदित है या सभी जानते हैं। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आंसर हो जाएगा गुप्त शासक। डायनामो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? तो डायनामो को आप जनरेटर से कंपैरिजन कर सकते हैं। पुरानी मशीनें थी वो डायनामो कहलाती थी। तो जनरेटर क्या कार्य करता है? जनरेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो सही आंसर होगा ए। संसंजक बल सबसे अधिक किस में होता है? द्रव में, गैस में, ठोस में या फ्लैक्स में? तो संसंजक बल जो है 80वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठोसों में सर्वाधिक होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ने पर घटता है, बढ़ता है, यथावत रहता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो 81 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो द्रव का पृष्ठ तनाव जो है तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव का पृष्ठ तनाव जो है यानी द्रव को कम से कम क्षेत्रफल में समेट लेने का जो कारक होता है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो यह क्या होता है? यह घट जाता है तापमान बढ़ने पर और द्रव अधिक से अधिक फैलना चालू कर देता है। इसी वजह से हमें गर्म सूप जो है वह हमारी जीभ को ज़्यादा टेस्टी लगता है या ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। रीज़न इसका ये होता है जो जीभ पर जो रंध्र पाए जाते हैं, अगर हम उस पर सूप लेंगे तो अगर वो ठंडा होता है तो जीभ पर कम एरिया पर फैलता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, और उसे गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह अधिक जगह में फैल पाता है और अधिक जगह में फैलता है जीभ पर तो वो स्वादिष्ट प्रतीत होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉयल का नियम किससे संबंधित है? 82 क्वेश्चन। बॉयल का नियम जो है यह किससे संबंधित है? बॉयल का नियम जो है गैसों से संबंधित है। ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उस समय का ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन 2016 के हैं ये। तो ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष चुना गया था केवी कामत को। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो था मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी भारतीय व्यक्ति हैं और मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी। तो आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सभी लोग आंसर कर सकते हैं।
विश्व एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, गलत सुमेलित है? यहाँ पूछा गया है कौन सा युग्म जो है यह गलत सुमेलित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, बिल्कुल ठीक। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है। शहीद दिवस 31 जनवरी और नेवी दिवस 4 दिसंबर। शहीद दिवस जो है 31 जनवरी को ना होकर 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो इस वजह से हम शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाते हैं, ना कि 31 जनवरी को। तो सही आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, गलत यहाँ पूछा गया है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वो थी 14, लेकिन वर्तमान में इनकी भाषा बढ़कर जो संख्या है 22 हो गई है। स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी का उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया है, अनुच्छेद 76 में, और यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद को धारण करता है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और किसी भी न्यायालय में बैठकर सुनवाई करने का इसे अधिकार होता है। इसके अलावा संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु वहाँ मतदान का अधिकार इसे नहीं होता। तो पूछा गया है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 88 क्वेश्चन का बी, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो थे यह भारत के पहले महान्यायवादी थे। NSG किसके अंदर आता है? 89 क्वेश्चन, NSG जो है किसके अंदर आता है? तो NSG गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कह सकते हैं हम इसे। और जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो VIP लोग होते हैं, इस टाइप के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, केवल इन लोगों को सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है, NSG के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 90 क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 90 क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इसी वजह से पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 91 क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए पीड़ित व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? तो मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के द्वारा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है यह 5 प्रकार की रिटें जारी करके व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये कौन थे? तो आंसर होगा बी, सुकुमार सेन। 1950 से 1958 तक ये भारत के चुनाव आयुक्त रहे। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जो दक्कन के पठार क्षेत्र में बहुत पाई जाती है। पृथ्वी के किस भाग को अश्व अक्षांश कहा जाता है? पृथ्वी के किस भाग को अश्व अक्षांश कहा जाता है? 94 क्वेश्चन और सही आंसर होगा बी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पीढ़ी। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पीढ़ी। अरुणाचल प्रदेश तथा सौराष्ट्र में सूर्योदय के बीच समय का अंतर लगभग कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश तथा सौराष्ट्र में सूर्योदय के बीच समय का जो अंतर हो जाता है 95 क्वेश्चन, आंसर होगा 2 घंटे, क्योंकि लगभग 30 डिग्री का फ़र्क होता है यहाँ पे और 1 डिग्री जो होती है 4 मिनट के बराबर होती है। तो हम 30 में जब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 120। तो ये 120 मिनट्स जो होती हैं, जब इसे घंटे में बदलेंगे तो कितना आ जाता है? यह आता है 2 घंटे। भारत का कौन सा शहर उष्ण क्षेत्र में नहीं पड़ता? तो भारत का कौन सा शहर है जो उष्ण क्षेत्र में नहीं पड़ता? तो सही आंसर होगा बी, जयपुर। कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सी प्रणाली प्रयोग की जाती है? कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सी प्रणाली है जो प्रयोग में लाई जाती है? दशमलव, संख्या,
बाइनरी या पूर्णांक, तो हम जानते हैं कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी पद्धति का उपयोग किया जाता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, यहाँ पूछा गया है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अक्सर डिजिट को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, तो अक्सर डिजिट को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, 99 क्वेश्चन आंसर होगा बी, 4 बाइनरी बिट्स, 4 बाइनरी बिट्स। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। 100वां क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट जो है किसके बराबर होता है, 220 बाइट के, 1 किलोबाइट के, 1024 KB के, या फिर 100 KB के। तो हम देखेंगे इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, इसमें से आंसर हो जाएगा डी, 1024 KB के। 1 MB जो होता है, जो आप मोबाइल में यूज करते हैं डाटा के रूप में, कितने के बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।